एक सवाल पूछूं आपसे। आज वीडियो कहां देखी? यूट्यूब पर। कल कहां देखोगे? यूट्यूब पर। 10 साल बाद शायद फिर भी यूट्यूब पर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये कंपनी इतनी पावरफुल कैसे बनी? क्या ये सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट है या इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी काम कर रही है? आज हम बात करेंगे यूट्यूब की मोनोपोली की। यह सिर्फ एक वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं है, यह एक पूरा इकोसिस्टम है। कुछ लोग तो इसे डिजिटल एम्पायर भी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक शानदार वीडियो में। आज हम समझेंगे कि YouTube दुनिया का सबसे डोमिनेंट वीडियो प्लेटफॉर्म कैसे बना। पहले कुछ शॉकिंग फैक्ट्स सुनिए। हर मिनट लगभग 500 घंटे का वीडियो अपलोड होता है YouTube पर। हर महीने 2.7 बिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर इसे यूज करते हैं। ये गूगल के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है और यह गूगल की प्रॉपर्टी है। यह सब एक्सीडेंट नहीं है, ये एक वेल प्लान बिजनेस स्ट्रेटेजी का रिजल्ट है। सबसे पहले सही टाइमिंग। गूगल एक सही टाइम पर हुआ और वो टाइम था YouTube 2005 में लॉन्च हुआ। उस समय ऑनलाइन वीडियो देखना आसान नहीं था। इंटरनेट स्पीड स्लो थी, प्लेटफॉर्म लिमिटेड थे, एक्सपीरियंस खराब था। फिर 2006 में गूगल ने YouTube को $1.65 बिलियन में एक्वायर कर लिया। तब लोगों को लगा ये ओवर पेमेंट है, लेकिन आज यह हिस्ट्री का सबसे प्रॉफिटेबल डील में गिना जाता है। और क्यों? क्योंकि YouTube ने क्रिएटर्स और व्यूअर्स दोनों को एक साथ कैप्चर कर लिया, यानी कि दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए। यह ऑडियंस होती है, वहां क्रिएटर जाते हैं, और जहां कंटेंट होता है वहां ऑडियंस जाती है। इसे कहते हैं नेटवर्क इफेक्ट। एक ऐसा साइकिल जो खुद को मजबूत करता जाता है। धीरे धीरे ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो गया कि कंपटीशन के लिए एंट्री बैरियर बहुत ऊंचा हो गया। अब बात करते हैं मनी मॉडल। YouTube पार्टनर प्रोग्राम ने लाखों लोगों को अर्निंग का मौका दिया। लोगों ने इसे हॉबी नहीं, फुल टाइम करियर बना लिया। अब सोचिए, अगर कोई क्रिएटर YouTube छोड़ दे तो उसकी इनकम बंद, दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाए तो ऑडियंस नहीं, रीच नहीं। यानी YouTube सिर्फ ऐप नहीं रहा, यह लाइवलीहुड बन गया। अब आते हैं एल्गोरिथम था। YouTube के पास सालों का यूजर डेटा है, कौन सा वीडियो कितनी देर देखा गया, कहां स्किप किया गया, किस थंबनेल पर क्लिक हुआ। यह डेटा उसकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। कोई नया स्टार्टअप आए भी तो उसके पास यह मशीन लर्निंग पावर्ड रिकमेंडेशन सिस्टम नहीं होगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। YouTube जैसा प्लेटफॉर्म बनना मतलब ग्लोबल सर्वर्स, डेटा सेंटर, मैसिव ब्रांडविड्थ कॉस्ट, यह $multi-billion इंफ्रास्ट्रक्चर है। हर सेकंड लाखों वीडियो स्ट्रीम होते हैं। छोटे स्टार्टअप के लिए यह प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब समझते हैं गूगल इकोसिस्टम की ताकत। गूगल सर्च पर कुछ भी सर्च करो, रेसिपी, ट्यूटोरियल, रिव्यू, टॉप रिजल्ट में क्या आता है? YouTube वीडियो। बाकी प्लेटफॉर्म को गूगल नीचे कर देता है, क्योंकि वो उनको उतनी वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि YouTube उसका खुद का प्लेटफॉर्म है, तो वो नीचे चले जाएंगे, क्योंकि गूगल और YouTube एक ही कंपनी के हैं। अब एंड्रॉइड की बात करें, दुनिया के ज्यादातर स्मार्टफोन एंड्रॉइड पर चलते हैं, और ये एंड्रॉइड किसका है? ये भी आपका गूगल का है। एंड्रॉइड फोन में YouTube प्री इंस्टॉल्ड होता है, आपने डाउनलोड नहीं किया फिर भी वो आपके फोन में पहले से ही आएगा। पहला वीडियो देखने के लिए आप कहां जाएंगे? वहीं जहां पहले से इंस्टॉल्ड है। यह डिफॉल्ट एडवांटेज बहुत पावरफुल होती है कि कंपटीशन खत्म हो जाता है इससे। अब कंपटीशन की बात, जब शॉर्ट वीडियो ट्रेंड में आए, YouTube ने शॉर्ट लॉन्च कर दिया। अब लाइव स्ट्रीमिंग पॉपुलर हुई, YouTube ने लाइव को पॉपुलर कर दिया अपने उसके अंदर, प्लेटफॉर्म के अंदर। अब ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर की बात, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, अब सारी कंपनियां कहां की हैं? आपकी अमेरिका की। ये सभी यूएस बेस्ड टेक जाइंट हैं। इनके पास कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल इन्फ्लुएंस सब कुछ है। सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप कल्चर, वेंचर कैपिटल, फंडिंग, इनोवेशन, इकोसिस्टम सब मिलकर कंपनीज को ग्लोबल स्केल पर ग्रो करने में मदद करता है। अब सोचिए, अगर कोई देश YouTube पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाए तो जियोपॉलिटिकल प्रेशर आ सकता है। यूएसए एक बहुत पावरफुल देश है, वो उसको YouTube जैसा कोई प्लेटफॉर्म बनाने की अनुमति नहीं देगा। प्रैक्टिकली ट्रेड एग्रीमेंट पे फर्क पड़ेगा, डिप्लोमेटिक टॉक्स, मार्केट एक्सेस, ये सब फैक्टर भी रोल प्ले करते हैं। कुछ देशों ने YouTube को ब्लॉक किया, जैसे चीन में YouTube की जगह लोकल प्लेटफॉर्म है, बिलीबिली, यूकू,
इससे पता चलता है कि ऑल्टरनेटिव मॉडल पॉसिबल, लेकिन इसके लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब कल्चरल इन्फ्लुएंस देखें, अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में, हॉलीवुड, अमेरिकन म्यूजिक, इंग्लिश लैंग्वेज, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट है, उसके प्रोडक्ट भी ग्लोबली चलते हैं। यूट्यूब इस कल्चर को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करता है। कई डेवलपिंग कंट्रीज में यूट्यूब को ग्लोबल स्टैंडर्ड माना जाता है, लेकिन इसके साथ डिपेंडेंसी भी आती है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीकी देश, इन देशों के लाखों क्रिएटर यूट्यूब पर डिपेंड है, क्योंकि उनकी इनकम इससे जुड़ी है। अगर कल मॉनेटाइजेशन पॉलिसी चेंज हो जाए तो उनके पास लिमिटेड ऑप्शन है, वो कुछ नहीं कर सकते। तो क्या यूट्यूब का मोनोपोली सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से? नहीं, ये कॉम्बिनेशन है। एक तो वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, उसकी नेटवर्क जो है बहुत बड़ा है, क्रिएटर्स इकोनॉमी है, डेटा पावर है, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका एक इकोसिस्टम है, और फिर ग्लोबल इकोनॉमिक डायनेमिक्स भी एक बहुत बड़ा रोल है। अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है बाकी देशों के ऊपर, उनका डर है जो। अब सवाल यह है कि क्या फ्यूचर में मोनोपोली टूट सकती है? हाँ, हम इसी इकोसिस्टम के साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसा लगता है आपको? टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती रहती है, नए प्लेटफॉर्म आते हैं, लेकिन जो कंपनी डेटा, कैपिटल और इकोसिस्टम कंट्रोल करते हैं उसे चैलेंज करना आसान नहीं होता। और फिर ऊपर से ग्लोबल पावर अमेरिका। तो क्या भारत को अपना ग्लोबल लेवल वीडियो प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहिए? अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड को समझना जरूरी है, सवाल पूछना जरूरी है और इन्फॉर्म्ड रहना सबसे जरूरी है। धन्यवाद।